चलिए नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल भारती आर्ट्स क्लासेस पे स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 12th NCERT हिस्ट्री का चैप्टर 9th, जिस चैप्टर का नाम है शासक और इतिवृत्त यानी किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। इस चैप्टर को कहते हैं इंग्लिश में। अब इस चैप्टर में हम आपको क्या सिखाएंगे, आप क्या सीखेंगे जब आप अपना टाइम यहाँ पे देंगे तो देखिए आज हम लोग सीखेंगे कि जो उर्दू भाषा है ना वो कैसे भारत में आई। क्योंकि कई लोग को ये भी लगता है, जिनकी जानकारी अधूरी होती है, तो लगता है कि जब सिंध के देवल प्रांत में 712 में जब आक्रमण हुआ था तो फिर धीरे धीरे मुस्लिम लोग जो है वो आते गए और मुस्लिम लोग ही ये वर्ड ले करके, ये भाषा ले करके आए हैं और वही तो बोलते हैं। तो ऐसा कहना आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, आज पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि उर्दू भाषा आई कैसे। ठीक है, ये मेन चीज है। इसके अलावे और बहुत सारे इतिवृत्ति और तरह तरह के बात के हम लोग जानेंगे। ये भी जानेंगे कि पहले आई थी तुर्की और किस तरह से तुर्की से फारसी, फारसी से उर्दू वगैरह आते गए। ये एक क्रम को हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी का ये टाइटल आप देख रहे हैं, दरबारी इतिहासकार। पहले पढ़े, इससे पहले जानकारी थोड़ा सा दे दे कि इतिवृत्त के बारे में जो जिक्र है वो हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर लीजिएगा और वहां देखिएगा तो आपको इतिवृत्त का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मुगल राजा जो होते थे, बादशाह होते थे, वो अपने दरबारी इतिहासकारों को कह करके, दरबारी कवियों को कह करके और अपने बारे में कुछ लिखवाने के लिए उनको बोलते थे और उनके द्वारा जो लिखी हुई जो किताबें हैं ना वही इतिवृत्त कहलाता था। एक तरह से मुगल के अगर इतिहास को अगर हम जानना शुरू करते हैं तो ये मुगल इतिहास के बारे में जानने में सबसे ज्यादा जो हम लोगों को अगर मदद कोई देता है तो वो आपका मुगल इतिवृत्त है। तो मुगल इतिवृत्त में जितने भी मुगल काल में सम्राटों के द्वारा, बादशाहों के द्वारा आदेश दे करके जो किताबें लिखवाए गए हैं, जैसे अकबरनामा हो, बादशाह नामा हो, आईने अकबरी हो, ये सब जो है वो किस में आ जाएंगे तो इतिवृत्त में। तो मुगल काल के इतिहास को जानने के लिए हमें बड़ा ही महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में हम इतिवृत्त को देख सकते हैं। तो चलिए ध्यान सुनेंगे, दरबारी इतिहासकार। तो हमने यहाँ क्या लिखे, मुगल इतिवृत्त जो होते थे वो दरबारी लेखकों के द्वारा ही लिखवाए जाते थे। जो भी बादशाह होते थे वो अपने आदेश देते थे दरबारी कवियों को और उनके जो दरबार का जो दरबारियता लिया हुआ था वैसे जो विद्वान व्यक्ति होते थे वो इनके इतिहास को लिखते थे। राज्य में कोई भी घटनाएं घटती है, चाहे राज्य के अंदर की बातें हो या फिर राज्य के बाहर दूसरे राज्य पे जब आक्रमण होता है युद्ध के टाइमिंग के समय, या फिर बात कर ले तो कभी कभी क्या हो जाते थे, जब आप मुगल काल पढ़े हो बढ़िया से, ये सल्तनत काल पढ़ते हो तो एक बात एक सामने आ जाता है ना कि सल्तनत काल में कुछ जो शाही परिवार होते थे, या मुगल काल में जो शाही परिवार होते थे, शाही परिवार का मतलब है राजा और राजा के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो शाही महलों में रहते थे उनसे है। तो शाही परिवार में कभी कभी गृह युद्ध आ जाते थे, है ना, क्योंकि कई बादशाह ऐसे होते थे, सुल्तान ऐसे होते थे कि जो अनेक शादी कर रखे थे, उनके बहुत सारे पत्नी होते थे और बहुत सारे बच्चे होते थे और अगले उत्तराधिकारी को लेकर के भाइयों के बीच में संघर्ष हो जाते थे। तो गृह युद्ध का माहौल भी आ जाता था, जैसे औरंगजेब के टाइम में भी आया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो शाही परिवार से रिलेटेड जो वर्णन है उसको भी किताबों में लिखा जाता है, यानी इतिवृत्त में इन्वॉल्व किया गया है। तो देखिए जब इनके दरबार लिखते थे, दरबारी कवि जब इतिहास इनका लिखते थे तो किन किन केंद्र बिंदुओं पर ये लोग चर्चा किए हैं। तो प्रमुख जो केंद्र बिंदु है, जैसे शासक राजा के बारे में इतिहास इतिवृत्त में लिखते थे। इसके अलावे जो राजा के अपने जो फैमिली मेंबर्स होते थे, जो शाही महल में जो उनके परिवार लोग रहते थे, जिसको शाही परिवार कहते थे, उनके बारे में भी जिक्र किया गया है। नूर जहां, इन सब के बारे में आईने अकबरी में भी बात का वर्णन है। ठीक है, तो कई ऐसे आपको किताबें मिल जाएंगे जहां पे राजा और राजा, शासक के जितने भी फैमिली मेंबर हैं, तरह तरह के जो भी घटनाएं हुए, षड्यंत्र रचे गए हैं किसी के खिलाफ, उन सभी चीजों का वर्णन आपको मिलता है। मालूम है आपको ये कहां से आता है, तो ये इतिवृत्त से ही पता चलता है, जो उस टाइम के बादशाह ने अपने दरबारी इतिहासकारों को कह करके अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में या युद्ध के बारे में लिखवाया है। देखिए ये भी तरह तरह के बातें आते हैं
कि हाँ इतिवृत्त जो है वो उसके इतिहास को परफेक्ट तरीके से जानने के लिए ये कभी भी सही साबित नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई भी बादशाह का जो दरबारी कवि होता था वो बादशाह के विरुद्ध तो लिख नहीं ना सकता है भैया, जब भी लिखेगा तो फेवर की बातें हो, ठीक है, तो उसी पैटर्न का हो। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम लोग को सारे सोर्स बंद हो जाते हैं उसके बारे में जानने के लिए, तो इतिवृत्त एक रास्ता होता है मुगलों के बारे में इतिहास के इनको जानने के लिए। खैर ध्यान सुनेंगे, इनके केंद्र बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। शासक के बारे में जिक्र किया जाता है इतिवृत्त में, शाही परिवारों के बारे में, दरबार के बारे में, दरबार कैसा है। जब सल्तनत काल पढ़ते थे तो उसमें पढ़े होंगे आप लोग कि कुछ ऐसे भी बादशाह होते थे कि जो नंगे जो है दरबार लगा देते थे, स्त्रियों का वस्त्र उनको बड़ा बढ़िया लगता था, कभी कभी घाघरा चोली पहन करके आ जाते थे, माने स्त्री टाइप का वस्त्र पहन के आ जाते थे और लगते थे दरबार लगाने के लिए। कभी किसी को देखे तो गलत तरह का बर्ताव। ये दरबार के अंदर की जो बातें आपको मिलता है तो खैर वो तो अलग बात है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे केवल और केवल मुगल काल के बारे में, ठीक है, वो सल्तनत की बातें हम कर रहे थे। तो चलिए, दरबार कैसा है नहीं है, इसमें आप लोग झरोखा प्रथा पढ़े होंगे कि जैसे अकबर झरोखा प्रथा चलाया क्या, उसमें क्या था कि अपने खुद बालकनी में खड़ा हो जाना। ऊंचे इमारत जब बनता था, उन लोग का शाही महल होता था, तो वो ऊंचे बालकनी में ऐसे खड़ा हो जाते थे। नीचे प्रतिदिन जो उनसे मिलने के लिए जो तरह तरह के दूसरे जगह से कुछ मंत्रियां, ये कोई भी लोग आते थे, वो नीचे खड़े होते थे। बादशाह ऊपर से बालकनी से ऐसे दिखाते हैं। देखिए, हम आपको यहाँ पे फोटो लगा दे रहे हैं इस तरह के। ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं, ये जो चित्र है ये आपको झरोखा प्रथा को दिखाता है कि बादशाह किस तरह से ऊपर जो है वो अपना चेहरा दिखा रहा है और नीचे जो लोग हैं बादशाह से जो मिलने आए हैं वो नीचे हैं। और इस प्रथा को कहते हैं झरोखा प्रथा। अकबर ने इसे शुरू किया था, लेकिन औरंगजेब को ये चीजें पसंद नहीं आया और औरंगजेब ने इसे समाप्त किया, ठीक है। तो यहां से भी आपका सवाल आ सकता है कि झरोखा प्रथा की शुरुआत किसने किया, कौन मुगल बादशाह ने किए, तो अकबर। और इसे किस मुगल बादशाह ने खत्म किया, तो औरंगजेब ने इसे क्या किए, खत्म किए, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो अभिजात वर्ग के लोग होते थे, जो उस टाइम के जो बड़े लोग होते थे, पूंजीपति लोग होते थे, जिनका राज्य में भी दावेदारी होता था, ठीक है। सल्तनत काल में तो ऐसे अमीर अभिजात लोग सल्तनत काल में सुल्तान का भी तख्ता पलट करवा देते थे, ठीक है। तो इनके बारे, अभिजातों के बारे में भी इस पे लिखा गया है, जो भी इस कैटेगरीज में। और जो जमींदार वगैरह आते हैं उनके बारे में भी लिखे जाते हैं। आईने अकबरी जब आप लोग पढ़िएगा तो उसमें काफी सारे जमींदारों के बारे में वर्णन मिल जाएगा कि किस तरह से जमींदार टैक्स को कलेक्ट करते थे और किस तरह से जो मेन राज्य के जो स्वामी बादशाह होते थे उन तक वो पहुंचाते थे। और बादशाह जो होते थे किस तरह से जमींदारों को भी प्रेफरेंस दिया करते थे। और ज्यादातर जो जमींदार हैं, अकबर आईने अकबरी में अबुल फजल इस बात का भी वर्णन करते हैं कि जो ज्यादातर जमींदार होते थे ना, वो अमीर होते थे और खास कर करके वर्ण व्यवस्था में उचले वर्ण, उचले जाति से वो बिलोंग करते थे। अब बिलोंग करने का कारण, उचले जाति से बिलोंग करते थे, उनके पास पावर होता था, बड़े जागीर होते थे, उनको जागीर दिए जाते थे। अब बादशाह इसको हटाता क्यों नहीं था जमींदार को, जो उचले कैटेगरीज में जाते थे, उचले जाति में आते थे, तो उनके पास पावर थी, खानदानी अपना एक वर्चस्व कायम करके चले आ रहे थे सोसाइटी में, समाज में। और सबसे बड़ी बात, कुछ राजा को भी बेनिफिट होता था कि ये लोग जब दरबार में आते थे ना उच्च जाति के लोग, तो राजा को एकदम पूरा रिस्पेक्ट देता था। जब भी स्वागत करने के लिए एकदम करता था तो स्वागत में एकदम कमी नहीं करते थे। तो कुछ अच्छाई के कारण इनको जमींदार रखे हैं, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है कि जब ये कर देते, सारे जमींदार जो थे उच्च वर्ग के, उच्च जाति के थे, सबको हटा देते, तो मनसबदारी सिस्टम के साथ उनके पास, जमींदारों के पास में भी जो है वो सेनाओं का टुकड़िया सब लोग इकट्ठा होकर के और बगावत करते, सत्ता ही गिरा देते। तो तरह तरह के बातें हैं अभिजात के बारे में। या अगर कोई भी शासक अपने समय में लिखवा रहे हैं इतिवृत्त को, तो उस समय जितने भी युद्ध होते थे, युद्ध से संबंधित घटनाओं का वर्णन कराते हैं। साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो ये सारा का सारा केंद्र बिंदु होता था जब मुगल का इतिवृत्त लिखाता था। तो कौन कौन से केंद्र बिंदु, एक शासक, दूसरा शाही परिवार भी याद रखेंगे, दरबार, अभिजात वर्ग के लोग जो बड़े अमीर उच्च कैटेगरीज के उच्च जाति के लोग आते थे, पैसे वाले थे, समाज में अपनी स्थिति बहुत अच्छी रख लेते, तो अभिजात, युद्ध का जो वर्णन होता था उसका, और प्रशासनिक व्यवस्था। कहीं पे जब ये मुगल इतिवृत्ति लिखे जाते थे तो हम लोग आगे पांडुलिपियों में पढ़ाएंगे आपको कि यहाँ पे ये क्या होते थे, इतिहास, जैसे युद्ध का वर्णन है तो युद्ध का वर्णन लिख दिया जाता था
और लिखने के बाद जो है वो थोड़ा सा वो जो घटना है वो मृत टाइप का ना लगे, निर्जीव टाइप का ना लगे, इसलिए उसको सजीव बनाने के लिए अच्छे अच्छे अलंकृत शब्द भाषा दे करके उसको लिखते थे, अच्छे शब्द दे करके एकदम बढ़िया से लिखा जाता था, क्योंकि वो जो इतिहास है जब भी पढ़ा जाए तो वो जिंदा टाइप का फीलिंग आए, ऐसा लगे कि एकदम पूरा रियलिटी है, समझ रहे बात ना, एक भाव छलक करके आए। तो इस वजह से उसको अच्छे शब्दों से लिखे जाते थे और उसके नीचे में चित्र भी बनाए जाते थे, जगह छोड़ देते थे। चित्रकार का काम रहता था, सुलेखक का काम है कि लिखना, ठीक है, यानी हैंडराइटिंग उसका रहेगा, और नीचे जब लगे कि यहाँ पे चित्र बनाना है युद्ध का, राजा का ऐसा आदेश हो गया, तो उस जगह को छोड़ देते थे, जो चित्रकार आते थे ना फेमस वो चित्र बना देते थे, ठीक है। तो खैर उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे, चित्रकार के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें डिपार्टमेंट वगैरह होते थे, कोप्तागार होते थे, कई लोग पन्ना को चमकाते थे, कई लोग पेज का निर्माण करते थे, तो कई लोग उसमें सुलेखक का काम करते थे। सुलेखन किए हुए जगह पे जब खाली बच जाता था, वहां चित्रकार लोग का काम था कि चित्र बनाना। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अब मेन चीज यहां तक आप समझ गए हो कि मुगल इतिवृत्त जो है मुगलों के इतिहास को जानने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण स्रोत है। और ये लिखते कौन थे, तो मुगल बादशाह के दरबारी लेखक जो होते थे, जो विद्वान होते थे, वही लोग लिखते थे, ठीक है। इसका एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग कि किस तरह से इतिवृत्त को लिखने में वर्षों लग जाते थे, ठीक है। 12 वर्ष 13 वर्ष गुजर जाते थे, ऐसा नहीं कि 5-6 महीना में इतिवृत्त लिखा जाता था। इसके अलावा क्या कौन कौन बिंदु पर चर्चा होती है ये समझ गए। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, तुर्की से फारसी की ओर। ध्यान सुनेंगे, इसको लाइन को पढ़िए पहले, तुर्की से फारसी की ओर आपको दिख रहा है, और ये लाइन बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इसमें बात कर ले तो तुर्की से फारसी की ओर बात इस तरह से है। अब तुर्की की ओर तो देखिए, जैसे ही बाबर भारत में आए थे और दिल्ली पर हुकूमत जब करने के लिए आए, तो बाबर खुद कौन से लैंग्वेज बोलते थे, तो तुर्की भाषा बोलते। कौन सा लैंग्वेज बोलते थे, तुर्की भाषा। जबकि सल्तनत काल के बारे में बात कर ले तो सल्तनत काल के जितने भी सुल्तान होते थे, और उस समय में जो भी चीजें लिखवाए जाते थे, लिखे जाते थे, तो उसमें ज्यादातर हिंदवी और फारसी का यूज होता था। ध्यान से सुनेंगे, किस भाषा का यूज होता था, तो वो लोग हिंदवी और फारसी का यूज करते थे, ठीक है। तो वहां पर याद रखेंगे, हिंदवी और फारसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाबर जब आए तब बाबर जो है वो तुर्की भाषा बोले और तैमूर लंग के वंशज से बताए, ये पहले हम लोग चर्चा कर लिए, खुद को तैमूरी मानते थे, ठीक है। अब यहां पर जब ये आए तो बाबर तुर्की भाषा बोलते थे, यहां तक कि मुगल काल में बाबर नामा की बात कर ले, जो बाबर की आत्मकथा है, तो बाबर की आत्मकथा बाबर नामा जो है ना, वो भी तुर्की भाषा में ही लिखे गए, ठीक है। बाबर अपनी आत्मकथा खुद लिखा था, किस भाषा में, तुर्की भाषा में, ये याद रखना है। तो ये भी बाबरनामा भी किसमें भी आ जाएगा, तो मुगल के इतिवृत्त में ही आएगा। कौन से लैंग्वेज में लिखे गए थे, तुर्की, ये पूछे जाते हैं। बाबरनामा की रचना किसमें की गई है, कौन से भाषा में, तो तुर्की भाषा में। खैर आगे ध्यान से समझेंगे, मुगल काल में जो दरबारी कवि थे वो ज्यादातर फारसी भाषा का यूज किए हैं, और फारसी में कई ग्रंथों की रचना की गई थी जो मुगल काल में। जबकि सल्तनत काल के बात कर ले तो इस समय में जो प्रयोग होते थे वो ज्यादातर हिंदवी है, तुर्की है, इसके अलावे में आपका फारसी, यही सब चलता था। तो ये सुल्तानों के टाइम में तुर्की भाषा का प्रचलन थोड़ा सा ज्यादा ही था। बाबर आया था तो तुर्की बोलता था, कोई दिक्कत। अब ध्यान से समझेंगे, हुआ क्या कि धीरे धीरे 16वीं शताब्दी के आसपास तक देखा जाए तो भारत के अब कोने कोने तक फारसी भाषा का महत्व जो है वो बढ़ गया। क्योंकि बाबर के बाद जब बाबर का पोता आता है, कौन होते हैं, अकबर होते हैं। तो बाबर का पोता जब अकबर आते हैं, हुमायूं का लड़का है, तो वो क्या करते हैं, अपने राज दरबार में फारसी भाषा को थोड़ा ज्यादा ही क्रेडिट देते हैं, यानी ऊंचा स्थान दे देते हैं अकबर। बताइए कौन से भाषा को, फारसी भाषा को। शायद आपको यहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा, हमने यहाँ नीचे लिखा है कि अकबर जो है वो फारसी भाषा को ऊंचा स्थान देते थे। अब देखिए ऊंचा स्थान दिए, धीरे धीरे जितने भी दरबारी कवि मुगल में आते गए आपका बाबर के बाद, वो सब फारसी भाषा का यूज करना शुरू कर दिए। अब
अब एक मेन राजा ही जिस भाषा को मान्यता दे रहा है ज्यादा, तो उसका प्रचलन तो बढ़ेगा ही। अब फारसी बोलने वाले लोग उत्तर भारत से कोने कोने में फैलने लगे, यहां तक के जिन राज्यों में फारसी बोलने वाले नहीं रहते थे, ध्यान सुनेंगे, जैसे तमिल, एकदम यहां तो जाइएगा तो तमिलनाडु ही, केवल तमिलनाडु में तो तमिल ही बोले जाएंगे। इसके अलावा यहां देखिए ये महाराष्ट्र है, यहां मराठी बोले जाते हैं, और ये राजस्थान राजपूतों की भूमि, और यहां पर जो लैंग्वेज है वो भी अलग था। तो ये सब अगर कहीं राज्य की बात कर ले तो इन राज्यों में वहां पे ज्यादातर फारसी भाषा का जो था वो प्रयोग नहीं होता था। फिर भी कहीं ना कहीं देखा गया कि जहां राजस्थानी, जहां मराठी और जहां तमिल भाषा बोले जाते, राजस्थानी कहां बोले जाएंगे, राजस्थान में, मराठी महाराष्ट्र में, और तमिल तमिलनाडु में, तो यहां पर फारसी का उतना ज्यादा प्रचलन नहीं था। फिर भी क्या हुआ कि ये लोग भी ज्यादातर मुहावरे या बहुत सारे शब्द का प्रयोग ऐसे करने शुरू कर दिए कि जो, ध्यान से समझिएगा, ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिए जो फारसी भाषा से रिलेटेड रखता हो। ध्यान सुनेंगे, यानी इनके मुहावरे कई ऐसे शब्दावली में ये ऐसे शब्द लिए जो फारसी से रिलेटेड है। अब ध्यान से समझिएगा बात को, यानी इन जगहों पर भी फारसी का प्रयोग होना शुरू हो गया। और जब 17वीं शताब्दी आया, ध्यान से सुनेंगे बात को, 16वीं के बाद जब 17वीं शताब्दी का दौर आया तो भारत के लगभग कोने कोने तक फारसी बोलने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। तो हम लोग हिंदवी का प्रचलन था, हिंदवी बोलते थे, ठीक है, हिंदी जो बोलते हैं ना उसको हिंदवी कहते हैं। और ये लोग जब मुगल काल जब पूरा जोर शोर से चला तो राजा खुद अकबर जो है राष्ट्रीय शासक कहलाता है अकबर, और वो फारसी भाषा को मान्यता देना शुरू कर दिया। जितने भी मुगल का इतिहास लिखा रहे थे सब फारसी लैंग्वेजेस में प्रयोग हो रहा था उसका। अब एक यहाँ पे जब हम फारसी बोल रहे हैं तो ये भी याद रखेंगे, अकबर के समय काल में एक लिखाया है जिसको कहते हैं अकबरनामा। लेखक इसके कौन है, तो इसके लेखक अबुल फजल है। आईने अकबरी और अकबरनामा दोनों के लेखक कौन है, अबुल फजल है, ठीक है। तो ये कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है, तो जब मेन राजा फारसी भाषा का ही जो है ऊंचा स्थान दे रहा है, तो ये कौन से भाषा में लिखे गए हैं, तो ये याद रखेंगे फारसी भाषा में, ये इंपॉर्टेंट है, फारसी भाषा में। अकबरनामा की रचना किस भाषा में की गई है, तो फारसी भाषा में, याद रहेगा का। जबकि बाबरनामा की बात कर ले तो बाबरनामा जो है, बाबर की आत्मकथा, ये तुर्की भाषा में इसका प्रयोग किया गया। देखिए अकबरनामा आप तो सोच में मत करिए, अकबरनामा पे तो आपका एनसीईआरटी टॉपिक दिया हुआ है, इसमें बहुत डीप पढ़ेंगे कि किस तरह से कितने 150 पेजों की यहाँ बात होगी कि 150 पेज यहाँ अकबरनामा को 3 जिल्द 3 भागों में बांटा जाएगा। ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखेंगे कि अकबरनामा अकबर के समय में लिखा गया, और कौन से लैंग्वेजेस में लिखा गया, तो फारसी लैंग्वेज में इसकी रचना की गई है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। बाबरनामा किस भाषा में, तो तुर्की भाषा में, क्लियर। अब हम लोग क्या था कि पहले भारत में हिंदी बोलने वाले लोग थे, फारसी भाषा का बोलने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे क्या हो गई, बढ़ गई। तो हिंदी और फारसी यही बोली जाती थी, आप ध्यान से सुनेंगे, हिंदी और फारसी बोली जाने लगी। बाबर आया था तो तुर्की का प्रचलन भी था, लेकिन धीरे धीरे तुर्की का उतना ज्यादा प्रभाव नहीं रहा, फारसी का जो प्रभाव था वो बढ़ते चला गया। अब मेन चीज यहां ध्यान से समझने वाली बात यह है कि कहीं एक ही जगह पे फारसी और हिंदी बोलने वाले लोग रहेंगे या आन जान करेंगे, आवाजाही होगा, व्यापार के सिलसिले में लोग जाएंगे आएंगे मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वैसे जगह पे क्या है कि हिंदी बोलने वाले ना तो परफेक्ट वो हिंदी बोलते हैं, और फारसी बोलने वाले ना तो परफेक्ट फारसी बोलेंगे। फारसी वाले कुछ शब्दावली हिंदी से ले लेंगे और हिंदी वाले कुछ शब्दावली जो है वो फारसी से लेकर के आ जाएंगे। जैसे आप मान लेते हैं हम मगह के क्षेत्र से है, बिहार में मगध का जो इलाका है उस क्षेत्र से है, और यहाँ मगही बोली जाती है। अब यहाँ पे जो मुसलमान जो बाहर से आकर के रह रहे हैं, तो वो अगर उनका लैंग्वेज दूसरा भी है, वो परफेक्ट अगर उर्दू भी बोल लेते हैं, तो यहाँ ज्यादातर जो लोग हैं वो मगही बोलने वाले हैं। तो धीरे धीरे 5 साल 10 साल के बाद वो जब प्रयोग करेंगे, भाषा बोलेंगे, जो भी भाषाएं बोलते हैं उसमें ज्यादातर जो वर्ड का उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे ना, तो वो वर्ड जो है वो मगही से लेकर के ही आ जाएंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम मगह के रहने वाले हैं और हम चले जाए एक ऐसे सऊदी अरब या कुछ भी ऐसे मुस्लिम कंट्री में चले जाए जहां पे परफेक्ट ज्यादातर उर्दू वगैरह ही चर्चा में रहता है, अलग अलग लैंग्वेज, तो 10 साल 15 साल बिताने के बाद जब हम वहां बोलेंगे तो हमारे लैंग्वेजेस बदल जाएंगे, वहां हमारी जो भाषा होगी उसमें कई शब्द दूसरे भाषा का ही शब्द उठा करके ले आएंगे। तो इसी तरह से हुआ क्या कि पहले उर्दू का प्रचलन नहीं
नहीं था और हम लोग भारत में हिंदवी वाले लोग थे, हिंदी बोलते थे, और ये जो बाहर से आकर के लोग रहे फारसी बोलते थे। अकबर फारसी भाषा का मान्यता जो है वो थोड़ा सा ज्यादा दे दिया, ऊंचा स्थान दे दिया, और जब दोनों की संख्या बढ़ गई तो मिक्स होकर के एक नया सा भाषा निकल के आ गया। इस भाषा को कहते हैं उर्दू। ध्यान सुनेंगे, इस भाषा को क्या कहते हैं? उर्दू। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट मालूम हो गया कि उर्दू कैसे आई। ठीक है, चलिए, तो ये 17वीं शताब्दी से पहले 14वीं 15वीं शताब्दी तक उर्दू का नाम लिसान भारत में नहीं था। किस तरह से ये प्रचलन में आ गया उर्दू, ये आप जान पाए। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखेंगे। अब जब फारसी भाषा आ गए तो तरह तरह के मुगल अब पावर में आने शुरू हो गए, तो इनके दिमाग में एक बात आया कि जब मुगल अपने इतिहास को लिखवा रहे थे तो इनको लगा कि कुछ ऐसे भी इतिहास है जिसको ट्रांसलेट कराया जाए हमारे शब्दों में, हमारे लैंग्वेज में, ठीक है, हमारी भाषा में, जिसमें जैसे हिंदू लोग भी उस समय रहते थे, तो हिंदू भाई जितने भी लोग रहते थे, मुगलों का शासन चलता था, ये मुसलमान थे और हिंदू, यहाँ पे चूंकि मिश्रित कल्चर था, हिंदू मुस्लिम सिख, ध्यान सुनेंगे, हिंदू मुस्लिम, इसके बाद जैन बौद्ध, ये सबका कल्चर मिला हुआ था, सबका रहन सहन खान पान पहनावा ओढ़नावा सब चीज भिन्न भिन्न था, अलग अलग था, तो इसको कहते हैं मिश्रित संस्कृति। तो मिश्रित संस्कृति का दौर था, और इसमें क्या होता था, कोई लोग हिंदू भाई लोग कुछ करते और कह देते थे कि हाँ हमारा ये रामायण में, हमारा ये महाभारत में है, ऐसा ऐसा धर्म की बात ले आते थे बीच में। और जहां धर्म की बात आता था तो एक योग्य शासक जैसे अकबर सभी धर्मों में विश्वास रखता था, किसी को हीन भावना से नहीं देखता था, ठीक है, सभी धर्मों को, अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म को भी इंपॉर्टेंस देता था, जजिया कर बेचारा खत्म कर दिया, ठीक है, 1564 में। तो इस सभी के कारण अकबर को राष्ट्रीय शासक माना जाता है, यही सब कारण है। तो ध्यान से समझिएगा बात को, इन लोग को लगा कि सही क्या है गलत क्या है हमें पता कैसे चले, क्योंकि इनकी जो ग्रंथ है, सनातनीय लोगों का जो ग्रंथ है रामायण महाभारत, इस सब की तो रचना संस्कृत में हुआ है, तो हमको कैसे पता चलेगा। तब ये लोग क्या किए कि अपने यहाँ इनके दरबार में जो भी ऐसे व्यक्ति थे जो फारसी, जो तुर्की और जो हिंदवी के अलावे में जिनको संस्कृत का ज्ञान था, तो अपने दरबारी कवियों को ये आदेश दे कर करके अब वो लोग क्या किए कि जो सनातन धर्म के हिंदू के जो ग्रंथ थे महाभारत रामायण, उसका अनुवाद करवाया। अनुवाद का मतलब होता है ट्रांसलेट कराना दूसरे लैंग्वेजेस में। तो संस्कृत में लिखी हुई महाभारत था और उसको ये फारसी में अनुवाद करा दिए, और फारसी में जब अनुवाद किए तो नाम कन्वर्ट करके इसको कहा गया, रज्मनामा कहा गया। तो ये रज्मनामा जो वर्ड है ये याद रखेंगे कैसा पुस्तक है, ये किताब है। और कैसा किताब है, तो ये युद्धों का किताब है। आपको ये युद्ध का किताब क्यों करें, तो ये महाभारत ही है, हिंद संस्कृत में जो महाभारत की रचना हुई ना, उसी को फारसी भाषा में किया गया और इसका नामकरण किया रज्मनामा। और रज्मनामा की बात कर ले तो ये युद्धों की पुस्तक कहते हैं इसलिए क्योंकि महाभारत क्या है, तो गौरव और पांडवों के बीच किस तरह से बंधुत्व बिगड़ जाते हैं और एक युद्ध में बदल जाता है और फाइनल युद्ध होता है और गौरव की हार हो जाती है, पांडव की जीत हो जाता है। तो वो जो युद्ध का वर्णन है पूरा, वही महाभारत है, इसीलिए रज्मनामा को युद्ध की पुस्तकें कहते हैं। कई बार आपको ऑप्शन में दिख जाएंगे, समझ रहे बात, तो युद्ध की पुस्तक आप मारिएगा, रज्मनामा क्या है, महाभारत का ही अनुवाद कराया गया। बताइए कौन से लैंग्वेजेस में, तब फारसी, भी ज्यादातर फारसी ही आएगा। चलिए यहां तक क्लियर हो गया का उर्दू कैसे आया। बाबर का जो किताब है बाबरनामा आत्मकथा, वो कौन से लैंग्वेजेस में, तुर्की में, अकबरनामा फारसी में, इसके लेखक कौन है, अबुल फजल, ये आप याद रखेंगे। जो दरबार के जो लोग हैं, इतिवृत्ति, मुगल इतिवृत्ति का जब लिखाव हो रहा था तो उस समय केंद्र बिंदु क्या लिए गए थे, शासक, शाही परिवार, दरबार, अभिजात, युद्ध, प्रशासनिक व्यवस्था, यही सभी चीजों का वर्णन है। तो अगर आप वीडियो के अंत तक बने होंगे, अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा, इसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, बिल्कुल आसान लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही एक क्रम से हम आपके लिए पार्ट 1 पार्ट 2 एकदम क्रम से एनसीईआरटी का पढ़ाते आए, तो सर इसके लिए एक लाइक कर दीजिए और थोड़ा सा अगर हो सके तो हमें मनोबल बढ़ाने के लिए आप कुछ भी थोड़ा कमेंट कर दीजिए। आप या तो सजेशन हमें दे दीजिए या तो आपको अगला कैसा पार्ट चाहिए ये कर दीजिए, तो थोड़ा सा अगर मनोबल बढ़ेगा सर तो हम आपके सामने आप कोशिश करेंगे कि इससे थोड़ा सा लाइट वाइट का व्यवस्था मेरे यहाँ नहीं है, 1-2 एलईडी लगा देते, इसलिए शायद चेहरा काला दिखता होगा, ये परछाई आ जाता होगा, ये सब में हम सुधार कर पाएंगे जब आप हमें सपोर्ट करिएगा। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।